Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of Sociology MCQ. हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये सीरीज बेनिफिशियल रहने वाली है। प्लस आप सोशोलॉजी के MCQ के लिए कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें सोशोलॉजी जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछी जाती है, बीट UGC नेट, बीट आपका सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD का एंट्रेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो, गेट सोशोलॉजी कर रहे हो, अभी आपका झारखंड का जो लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम है, तो ये किसी भी एग्जाम जहाँ पे सोशोलॉजी MCQ में पूछी जाएगी उस सब एग्जाम के लिए ये सीरीज बेनिफिशियल है। इस प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इस प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में 10 क्वेश्चन हम 10 पॉइंट्स फैक्टर वन लाइनर फॉर्म में हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। सेकंड में 25 हमने बात करे थे और आज और 25 हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो कंटेंट है, ये जो चीजें हैं, ये जो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है या नहीं। अगर ये बेनिफिशियल है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो की वो बढ़ाई जाएगी और हम एक दिन में 2-2 वीडियो भी कवर करेंगे जिससे आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो पहुंच सके। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन सीधा सीधा बुक का नाम पूछे, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए हिंदी में नहीं लिखा है। बुक का नेम है, ये नाम तो हम लोग एक ही उसमें देख के चलेंगे। दैट इज एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ये बुक है एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ये किसने लिखी है? मेलिनोस्की ने लिखी है। मेलिनोस्की ने एक ट्राइब की स्टडी की थी, ये तो आपको ध्यान रखना है। मेलिनोस्की ने फील्ड वर्क करा था, राइट। मेलिनोस्की फील्ड वर्क मतलब क्या होता है? जब आप जिस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे, उस जगह आप जा रहे हो, वहां पे रह रहे हो, वहां के लोगों के बीच उनकी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर अपनी स्टडी और फाइंडिंग में मेंशन करते हो, तो वो फील्ड वर्क कहलाता है। अब बहुत से थिंकर होते हैं जो सिर्फ बुक व्यू फॉलो करते हैं कि अपने रूम में बैठ के बुक से पढ़ के आपने अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करी, लेकिन बहुत से सोशोलॉजिस्ट, बहुत से थिंकर ऐसे भी होते हैं जो फील्ड में जाके विजिट करके अपनी स्टडी और फाइंडिंग करते हैं। तो मेलिनोस्की उसमें से एक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेलिनोस्की ने कौन सी ट्राइब की स्टडी की थी, कौन सी ट्राइब थी जिसकी मेलिनोस्की ने स्टडी की थी। अगली बुक है द टोटेमिज्म एंड द सेवेज माइंड। द टोटेमिज्म एंड द सेवेज माइंड इज द बुक बाय क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। ये बुक लिखी है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। बट वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि टोटेम का कंसेप्ट किसने दिया, राइट, आगे MCQ में मैं कराऊंगी भी आप लोगों को, बट अगर किसी क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछ ले कि टोटेम का कंसेप्ट सोशियोलॉजी में किसने दिया है, तो आपको आंसर मेंशन करना होगा एमाइल डर्कीम, जो हमारे क्लासिकल थिंकर है एमाइल डर्कीम। तो डर्कीम ने आपका टोटेम का कंसेप्ट दिया है इन सोशियोलॉजी। आगे बात करते हैं ग्रुप, समूह। कुछ लोगों को मिलाते हैं तो एक ग्रुप बनता है। सोशियोलॉजी में ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो बिल्कुल आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपके फैमिली, दे आर वेरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। एंड सेकेंडरी ग्रुप इज समथिंग जो डायरेक्ट रिलेशन के बेसिस पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि होता क्या है, यहाँ पे पूछा गया है ये कंसेप्ट किसने दिया, कि दो ग्रुप दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये बात करी CH कुले ने। CH कुले क्लासिफाइड, CH कुले ने वर्गीकृत किया समूहों को दो समूह में, जो कि है प्राथमिक व द्वितीय। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, आंतरिक समूह और बाहरी समूह का कंसेप्ट किसने दिया? तो ये कंसेप्ट दिया था WG सुन्नर ने। और ये आंतरिक और बाहरी की बात करें, इन ग्रुप मतलब जिनका आप इंक्लूडेड हो, जिसका आप पार्ट हो। आउट ग्रुप मतलब जहां पे आप डायरेक्टली पार्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ विजिट करने गई, उनकी एक सोसाइटी थी, वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका कोई सोसाइटी फंक्शन है, तो वहां पे मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द रेजिडेंट ऑफ देयर, ठीक है, मैं अटेंड कर रही हूँ कि उनकी गेस्ट हूँ इसलिए, बट आई एम नॉट द रेजिडेंस ऑफ देयर सोसाइटी। दैट्स व्हाई वो ग्रुप मेरे लिए एक आउट ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, राइट। कोशिश करें बहुत बेसिक एग्जाम्पल से आप लोगों को चीजें समझाऊं। नेक्स्ट इज अंडर विच अ स्पेशल रोल इज गिवन टू फादर सिस्टर। किस जो आपका 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें से किस व्यवस्था में पिता की बहन को विशेष भूमिका दी जाती है? मतलब जो बुआ है वो फैमिली के मेजर डिसीजन लेंगे, उनके हाथ में ज्यादा पावर होती है। आपका वो हर परिवार में होता है, बट ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में तो रील बना के वैसे ही लोगों ने बुआओं को बहुत बदनाम कर दिया है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, पिता की बहन को विशेष भूमिका दी जाती है, एमिटेट। क्या है? एमिटेट। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ, परंपरागत अगर हम देखें पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार मैरिज क्या है? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको सीधा। तो मैरिज उसके अकॉर्डिंग वो पूछेगा क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे मैरिज को, हिंदू लॉ की बात करूं, अगर मैं हिंदू कानून की बात करूं, तो मैरिज को, विवाह को एक संस्कार बोला गया है, एक सेक्रेमेंट बोला गया है। डन। नेक्स्ट,
हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था का जो ये कंसेप्ट है ये किसने दिया है, तो नाम याद रखेंगे विलियम एच वाइजर। जजमानी सिस्टम में क्या होता है, एक जजमान या फिर यजमान होते हैं जो आपके लिए पूजा पाठ का काम परफॉर्म करेंगे और आप बदले में अपनी कुछ सर्विसेज उनको दोगे। ये मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज है आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, बदले में वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन मनी के फॉर्मेट में एक्सचेंज नहीं है, आप अपनी सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हो यहाँ पे, राइट। तो ये कंसेप्ट दिया था विलियम एच वाइजर ने। देन कल्चरल सिस्टम मूव्स बिटवीन आइडिशनल एंड सेंसेट, संस्कृति प्रणाली जो है वो विचारात्मक और संवेदनात्मक के बीच में चलती है। ये बात करी है P.A. सोरोकिन ने। ये मैंने जो अभी सोशियोलॉजी के कुछ कंसेप्ट की वीडियो बनाई है, आप चैनल पे रिसेंट वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको आइडिशनल और सेंसेट के बारे में बताया भी है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अगर और जानना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ज्यादा बड़ी नहीं है, आपका वो कंसेप्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टारगेट ईयर ऑफ एसडीजी। ये मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, जब मैंने बताया था कि जेंडर इक्वालिटी का कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो मैंने बोला भी था कि 17 के 17 आप एक बार देख लेंगे। यहाँ पे सिंपल पूछ लिया कि टारगेट ईयर क्या है, तो मैंने आपको बताया था 2015 में 17 गोल सेट किए गए हैं जिनको हर कंट्री कोशिश करेगी 2030 तक अचीव करने का। तो टारगेट ईयर क्या है, 2030। देन हु कॉइन्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद का कंसेप्ट किसने दिया। देखिए समाजशास्त्र को पढ़ने के, सोशियोलॉजी को पढ़ने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, जिसमें कि आपका इवोल्यूशनिस्ट जाता है, जिसमें कि आपका कॉन्फ्लिक्ट जाता है, आपका स्ट्रक्चरलिज्म जाता है, फंक्शनलिज्म जाता है, राइट, प्रकार्यवाद जाता है, तो संरचनात्मक जाता है। उसी में एक आपका पार्ट है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जिससे बहुत सारे थिंकर जैसे कि G.H. मीड, इरविंग गॉफमैन, ये सब बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है यानी कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद है, ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द दिया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। ये शब्द दिया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कौन है, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के जनक कौन है, तब आप हर्बर्ट ब्लूमर आंसर नहीं दोगे, तब आप आंसर दोगे G.H. मीड। कंफ्यूज नहीं होना है, हु कॉइन्ड द टर्म, शब्द किसने दिया और इसके जनक कौन है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देके कंफ्यूज कर सकता है। देन है हमारे पास फैक्ट्स हैं कुछ, जल्दी जल्दी देख लेंगे इनको। कल्चरल इकोलॉजी, सांस्कृतिक परिस्थितिकी, ये कंसेप्ट किसने दिया। देखिए इकोलॉजी तो पता है ना, एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करना, जो पर्यावरण है और जो मानव है उनके बीच में जो एक इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करना जो है वो इकोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हमने सोशियोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन बना दिए, जिसमें बना दिए कल्चरल इकोलॉजी। तो कल्चर और ह्यूमन बीइंग किस तरीके से रिलेटेड है, डिटेल में यही स्टडी की जाएगी इसमें। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया था जूलियन स्टीवर्ड ने। सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी का कंसेप्ट की बात की जाए तो ये दिया है मुरे बुकचेन ने। ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी की बात की जाए तो ये दिया है रॉबर्ट इजरा पार्क ने, राइट। कल्चरल की बात की जाए जूलियन स्टीवर्ट, सोशल इज मुरे बुकचेन, सामाजिक मानव यानी ह्यूमन इकोलॉजी इज रॉबर्ट इजरा पार्क। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मैचिंग में भी दे सकता है, पूछ सकता है बताइए इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उनके आगे नाम लिख देगा कि ये कंसेप्ट किस किसने दिए हैं, और फिर पूछेगा बताइए कौन सा इनमें से सही मैच नहीं है, या फिर मैच करने को दे देगा, लेफ्ट राइट में 4, एक कॉलम, एक ए साइड बी साइड लिख दी, कंसेप्ट लिख दिया और लिख दिया कि किसने ये कंसेप्ट दिए हैं, तो वो मैचिंग भी आपको दे सकता है। चलिए अगला देखते हैं, फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, शहरी समाजशास्त्र के जनक कौन है जो अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट की, दैट वाज जॉर्ज सिमिल, राइट। जॉर्ज सिमिल वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज अ बुक दैट इज सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है अगस्त कॉम्ट ने, जो कि समाजशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं। देन हु कंसीडर्ड पुवर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड नॉट स्कैरसिटी, किसने कहा कि जो ये गरीबी है ना, ये स्कैरसिटी यानी अभाव की वजह से नहीं है बल्कि शोषण की वजह से है। तो एक्सप्लॉयटेशन की मेजरली बात कौन करते थे, कार्ल मार्क्स। आपको याद होगा अगर पढ़ा है ये आपने, कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि ये जो पूंजीपति लोग हैं ये जो है ये श्रमिकों को, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन की वजह से गरीबी एग्जिस्ट करती है, ये आपका जो बात है वो किसने बोली, कार्ल मार्क्स ने। देन फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्थ, जन्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त निश्चित पद क्या कहलाते हैं। देखिए कास्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो एक रिजिड सिस्टम है, जो जिसने जिस कास्ट में जन्म ले लिया वो उस कास्ट का हो गया।
आप उसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन कुछ चीजें, अपनी क्लास आप बदल सकते हो। मतलब आप लो इनकम ग्रुप से हो, आप मिडिल में जा सकते हो, मिडिल से हाई में जा सकते हो, हाई से मिडिल में आ सकते हो। कैसे? अच्छा पढ़े लिख के, अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम करके आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हो। तो जो चीज आप बदल नहीं सकते हो, जो रिजिड है, जो फिक्स्ड है, जो आपको जन्म से मिल गई है, राइट, वो क्या कहलाती है? वो मतलब कास्ट एक इसका एग्जाम्पल है, उसको हम कहते हैं एक्सक्राइब्ड स्टेटस। प्रदत्त स्थिति होती है ये आपकी, क्या होती है? प्रदत्त स्थिति। और वहीं जो आप अचीव करते हो, जो आप प्राप्त कर रहे हो, वो उनको सिंपल अचीव्ड स्टेटस, प्राप्त की गई स्थिति बोलते हैं, राइट। जैसे कि आप इनकम अपनी आपने इंप्रूव कर ली और आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गए, तो वो आपने अचीव करी हैं चीजें। नेक्स्ट इज रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने बोला? तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स की थी। कार्ल मार्क्स के ओपियम जैसे क्या होता है, अफीम के बाद इंसान को होश नहीं रहता ना, व्हाट द पर्सन इज डूइंग। सही गलत की कई बार समझ भी इंसान की चली जाती है। तो वही वो कहना चाहते थे कि धर्म भी कई बार लोगों को इस तरीके से ब्लाइंड कर देता है कि लोग सही गलत सोच नहीं पा रहे होते हैं, उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वही सही है। तो यहाँ पे रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये बात कार्ल मार्क्स ने बोली थी। देन किसने एक्सप्लोर करी सिमिलैरिटी बिटवीन द लिंग्विस्टिक सिस्टम एंड किनशिप सिस्टम? किनशिप को लेके आपको पता होगा तीन आपकी दो मेजर थ्योरी, अलायंस थ्योरी, डिसेंट थ्योरी, ठीक है, वो भी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कौन सी थ्योरी किसने दी है। लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्टिक को आपने किनशिप सिस्टम, भाषाई प्रणाली को रिश्तेदारी प्रणाली से आपने उनमें समानता पहचानी, तो वो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने। लिंग्विस्टिक क्या होता है? जैसे लैंग्वेज है, उसका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब कोई बोल रहा है आई एम स्टडिंग, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना स्टडिंग एम आई या एम स्टडिंग आई, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो लैंग्वेज का, सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक पैटर्न होता है, तभी हमारे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। इसी तरीके से सोसाइटी में जैसे किनशिप सिस्टम है, उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू वो वर्क करता है। तो ये जो इन दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं, ये किसने देखी? ये चीज देखी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने। अगला क्वेश्चन, सोशियोलॉजिस्ट आर द प्रीस्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये बात किसने बोली? ये बात बोली एमाइल दर्कीम ने। ये बिल्कुल स्टेटमेंट इसी तरीके से आपको याद रखनी है कि आधुनिक समाज के पुजारी किसने बोला कि समाजशास्त्री जो होते हैं वो आधुनिक समाज के पुजारी है? एमाइल दर्कीम ने। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ अप्रोचेज है। मानव विकास जो है, मानव विकास का सिद्धांत मैं आगे बताऊंगी रिटर्न फॉर्मेट में भी, बट मानव विकास का सिद्धांत जो है वो अमर्त्य सेन, भारत से अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तान के एक प्रोफेसर महबूबुल हक ने दिया था। हर साल HDI की रैंकिंग पब्लिश की जाती है कुछ पैरामीटर्स को देख के। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक आता है, जो जिसको पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की टोटल कुल 4 अप्रोच होती है, ये जो मैंने यहाँ 2 मेंशन करी है, कैपेबिलिटी और बेसिक नीड, क्योंकि इसके पीछे कुछ नाम है हमारे पास, बाकी 2 अप्रोच के पीछे नाम नहीं है। 2 अप्रोच में एक है इनकम अप्रोच, आय आपकी, एक है आपकी आय का सिद्धांत। आय का सिद्धांत सिंपल कहते हैं जिसकी जितनी ज्यादा आय वो उतना ज्यादा विकसित, बहुत पुरानी और सिंपल सी अप्रोच है। दूसरी है वेलफेयर। वेलफेयर मतलब हमें विकास करना होगा। विकास किसका करना होगा? जो लोग खुद का विकास ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी कि सरकार को जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है उनका विकास करना होगा, जैसे कि उनकी हेल्थ अच्छी करके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा के। दूसरी अप्रोच होती है ये। तीसरी अप्रोच होती है कैपेबिलिटी यानी क्षमता सिद्धांत, जिसमें आप लोगों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करोगे। किसी की क्षमता कब बढ़ सकती है? जब वही चीजें सारी, जब आप उसे एजुकेशन दे रहे हो, उसको हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हो, उसको अवेयर कर रहे हो व्यक्ति को, और वो आप और मैं नहीं करेंगे, वो ड्यूटी सरकार की है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच का कंसेप्ट किसने दिया था? मानव विकास से रिलेटेड अमर्त्य सेन ने। वहीं बेसिक नीड अप्रोच किसने दी थी? बेसिक नीड अप्रोच दी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ILO, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे लेबर्स के लिए कुछ पैरामीटर सेट करने, जो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने को लेके, तो ये ILO ने दी थी। ILO ने 6 बेसिक नीड बताई थी, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो इन्होंने रोटी कपड़ा मकान, पानी, साफ सफाई, एजुकेशन, ये कुछ बेसिक नीड्स में इंक्लूड करा था। डन। नेक्स्ट, बीइंग मेड टू वंस हस्बैंड ब्रदर। हस्बैंड की डेथ के बाद अगर उनके ब्रदर से शादी करा दी जाए यानी देवर विवाह, या किसी की वाइफ की डेथ के बाद उसकी सिस्टर से अगर शादी करा दी जाए यानी कि साली विवाह, तो क्वेश्चन अलग अलग मतलब आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूजन इसमें थोड़ी सी हो जाती है, राइट, देवर विवाह साली विवाह को लेके। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो देवर विवाह होता है उसे लेवीरेट बोला जाता है। हिंदी में भी लेवीरेट लिखा मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो देवर विवाह और साली विवाह लिख के दे देगा तो पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, राइट।
तो जो देवर विवाह होता है, हस्बैंड के ब्रदर से मैरिज इज लेविरेट, और वाइफ की सिस्टर यानी साली इज सोरोरेट, राइट। ऐसे याद कर लो, साली एस से होता है तो सोरोरेट, एल इज लड़का, तो लड़का मतलब हस्बैंड का भाई, मतलब साली वाली नहीं देवर वाला, तो लेविरेट हो गया, अगर कंफ्यूजन होती है तो। अदरवाइज पढ़ के याद हो गया तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है। लास्ट हम आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाइफ कॉल्ड हस्बैंड बाय द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब अपने घर में ये आप सब सुनते हो कि जब आपकी मदर आपके जो फादर हैं उनको, या फिर आप में से कोई मैरिड भी है, तो आप लोग खुद अपने हस्बैंड को बच्चों के नाम से बुलाते हैं, राइट। बच्चों के नाम से, जैसे दिखाया जाता है ना, चिंटू के पापा, इसके पापा, उसके पापा। तो जब बच्चों के नाम से बुलाए जा रहे हैं, ये ना टॉपिक है किनशिप, नातेदारी। तो किनशिप के यूजेज होते हैं कुछ, किनशिप को किस तरीके से एक्सरसाइज किया जा रहा है, किनशिप के यूजेज से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसका आंसर है टेक्नोनिमी, राइट। इसको क्या बोलते हैं? टेक्नोनिमी बोलते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर इस तरीके से इनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिए मैं 4 ऑप्शन देके, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, राइट, और आंसर तो सही एक ही होना है। तो अगर आप सुन के समझ के उसको माइंड में बिठा लोगे तो वेरी ऑब्वियसली जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आप डायरेक्टली उसका सही आंसर पे टिक कर पाओगे। तो अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि कंसेप्ट समझ के उसके सही आंसर पे हम वर्क कर पाए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ फैक्ट्स भी इंक्लूड कर दूं और मैं कुछ कंसेप्ट भी इंक्लूड करूं जिसपे समझा भी सकूं और फैक्ट भी लूं, क्योंकि ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी कि सारा एग्जाम ऐसा नहीं आता कि कंसेप्ट बेस्ड आता है। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट किसने दिया, ये किताब किसकी थी, ये चीज क्या है। तो दोनों चीजों को मर्ज करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम कंसेप्ट पे वर्क करें और फैक्ट याद ही ना कर पाए, या सिर्फ फैक्ट करते रह जाए और कुछ कंसेप्ट मिस आउट कर दे। क्लियर? तो पेपर का पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से रहता है। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, एंड इफ इट इज हेल्पिंग, अगर एक्चुअल में वास्तविक रूप में ये आपकी मदद कर रही है, या आपको लग रहा है कि हाँ ये इस तरीके से हमें फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस, और एक दिन में मैं 2 से 3 वीडियोस भी देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके पास ज्यादा टॉपिक पहुंच जाए। देखिए मेरी मेहनत करने का अल्टीमेटली फायदा तब रहेगा जब एक्चुअली में आप लोगों तक वो चीज पहुंच रही है, और वो आप लोग मुझे कन्वे करके बताएंगे। अगर 1 से 2-3 लोग भी बोलते हैं तो वो चीज रहेगी। अच्छा, वीडियो अभी भी आ रही है, बट मुझे लगेगा कि यू गाइस एक्चुअली नीड इट, बहुत ज्यादा ही जरूरत है आप लोगों को। एंड तो उससे बस चेंज क्या आएगा, उससे चेंज क्या आएगा कि आई विल ट्राई कि मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियोस भी इंट्रोड्यूस करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, so yeah, that's all for this. This is the 3rd video with regard to sociology MCQ series. playlist में भी ऐड कर दिया जाएगा इसको। See you in the next video with some next topic. और ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। डिफरेंट एग्जाम, जैसे कि अभी एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, यूजीसी नेट के पिछले एग्जाम की बात करें, पीजीटी की एग्जाम होते हैं, आपके पीएचडी का एंट्रेंस है, गेट के पेपर है, मैं सारे पीवाई की उसको मिक्स करके यहाँ पे आप लोगों को कुछ टॉपिक्स कराने की कोशिश कर रही हूँ, so that एक वेराइटी और डाइवर्सिफाइड आप लोग तैयारी कर पाओ। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।